तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, एन एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से C3H6O। ठीक है, सो आपको गिवन है क्वेश्चन में एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, और ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इससे क्या बन रहा है, बेसिकली एक अल्डिहाइड और एक कीटोन। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन है, और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप एक अल्डिहाइड बना सकते हो और एक कीटोन बना सकते हो। राइट देयर स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं एंड नेम देम। तो देखते हैं एक बार। सबसे पहले ये हमें कौन से जो है अल्डिहाइड और कीटोन गिवन है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारे पास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर हम बात करें, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है C3H6O। ठीक है, अब देखो अगर हम अल्डिहाइड यहाँ से ड्रॉ करें तो पहले हम अल्डिहाइड देखते हैं और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ से कीटोन कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो देखो अगर हम अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की बात करें, तो इसका जो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप रहता है वो क्या रहता है, CHO। ठीक है, ये अल्डिहाइड है। और अगर हम कीटोन की बात करें तो इसका अगर आप फंक्शनल ग्रुप देखो कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, CO। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, इस टाइप से होता है ये। सो ये हमारे पास कीटोन हो गया और ये अल्डिहाइड। तो देखो अगर हम अल्डिहाइड में, अब आपको कार्बन्स गिवन है, कितनी कार्बन्स है, देखो टोटल 3 कार्बन्स है हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। अगर 3 कार्बन्स है तो इट मीन्स कि एक कार्बन तो जो CHO वाला फंक्शनल ग्रुप है इसको बनाने में कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, एक कार्बन तो आपके CHO जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें लग जाएगी। फिर रेस्ट आपके पास कितनी कार्बन बची है, 2 कार्बन। तो अब आपके पास है 2 कार्बन एटम्स। तो देखो अगर हम इसको इस टाइप से लगाएं, आपके पास 2 कार्बन एटम्स है और एक कार्बन एटम यूज हो गया CHO बनाने में। ठीक है, और इस CHO को हम ओपन करके कैसे लिख सकते हैं, CHO को हम इस टाइप से लिख सकते हैं ओपन करके। ठीक है, तो देखो आपके पास एक ही ऑक्सीजन थी तो एक ऑक्सीजन हमने यहाँ पर कंज्यूम कर ली, और ये CHO। अब आगे क्या बनेगा, देखो अब नेक्स्ट इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। सो आप देख सकते हो जो कार्बन की वैलेंसी है तीनों कार्बन एटम्स की। ठीक है, इसको 1 मार्क कर लेते हैं यहाँ से, 1, 2 और ये 3। सो 3 कार्बन एटम्स हो गए, और तीनों कार्बन एटम्स की वैलेंसी आप देखो कि 4 है। ठीक है, सो आप देख सकते हो तीनों कार्बन एटम्स की वैलेंसी जो है 4 है। ठीक है, सो अब इसका नेम अगर आप देखो, ठीक है, सो जैसे अगर आप सिंपल, अगर आपके पास एक अल्डिहाइड है HCHO, ठीक है, इसका नेम हम लिखते हैं आयुपैक नेम। अगर हम इसका देखें तो इसका आयुपैक नेम रहता है मीथेनल। इसी टाइप से अगर आपके पास कार्बन एक और इंक्रीज कर जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपने इस H की जगह CH3 रख दिया और यहाँ पर आपने CHO ग्रुप ही रखा। ठीक है, तो अब आपके पास कितनी कार्बन आइटम्स है, 2 ना। तो 2 के लिए हम यूज करते हैं इथेनॉल। तो यहाँ पर आपके पास आएगा इसका नेम इथेनॉल। अब यहाँ पर बिकॉज एक ही कार्बन आइटम प्रेजेंट थी, ठीक है, तो इस केस में आप देखो यहाँ पर एक ही कार्बन आइटम प्रेजेंट है तो इसका नेम है मीथेनल, और यहाँ पर 2 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है तो इसका नेम है इथेनल। ठीक है, अब अगर हम अपने प्रेजेंट केस में देखें, जो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन था, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो यहाँ पर हमें 3 कार्बन आइटम्स गिवन है। ठीक है, सो इन 3 कार्बन आइटम्स वाला ये जो अल्डिहाइड है इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, इसका नेम हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, अब ऐसे ही ना आप एसिड्स के जहां पर देखो अगर आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है,
तो उनका फंक्शनल ग्रुप में भी आप क्या देख सकते हो, एसिड वाले केस में भी आपके पास इस टाइप से होता है कि HCOH, तो इसका नेम हो जाता है मीथेनोइक एसिड। ठीक है, जब आप इसका नेम लिखोगे, ठीक है, तो इस नेम में आप ये कार्बन काउंट करोगे। ठीक है, अब ये जस्ट आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, अगर आप इसको प्रॉपर नेम करो तो इसका नेम है मीथेनोइक एसिड। इसी टाइप से अगर आप CH3COH ले रहे हो तो इसका नेम हो जाता है इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसका नेम है इथेनोइक एसिड। तो इसी टाइप से हमने जो अल्डिहाइड वाले थे, हमने उनको भी ऐसे ही नेम कर दिया। ठीक है, जहां पर हमारे पास अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था। ठीक है, सो अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर अल्डिहाइड प्रेजेंट था फंक्शनल ग्रुप, और इसके जो सफिक्स में, ठीक है, जो इसका नेम है इसके सफिक्स में हमने लगाया AL। तो AL आपका लगता है अल्डिहाइड के लिए, और OL लगता है अल्कोहल्स वाले ग्रुप के लिए। तो अगर आप किसी के नेम में सफिक्स में ऐड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल प्रोपेनोन, ठीक है, तो आपने सफिक्स में जो OL लगाया है, इट मीन्स यहाँ पर आपके पास अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये तो थी अल्डिहाइड की बात, और अल्कोहल्स को हमने भी देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास 3 कार्बन एटम्स है, और देखो हाइड्रोजन आपके पास 6 होने चाहिए थे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन एटम्स भी है और एक ऑक्सीजन एटम। ठीक है, सो ये आपका हो गया प्रोपेनल। ठीक है, इसका जो नेम है आपका, ये इसका नेम हो गया आपके पास प्रोपेनल। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ देखो कीटोन को। ठीक है, तो यहाँ पर कीटोन में क्या रहेगा, सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही है, ये तो चेंज नहीं हुआ, C3H6O ही है। अब देखो, जैसे आपके पास ये जो अल्डिहाइड ग्रुप बना है, इस अल्डिहाइड ग्रुप में आपके पास एक, अगर आप एक साइड पर देखो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, और दूसरी साइड पर ये प्रेजेंट है CH2CH3। अब कीटोन में क्या रहता है, कीटोन में बेसिकली दोनों साइड आपको क्या दिखने वाला है, जैसे अगर आपके पास ये कीटोन है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा, ये कार्बन, एक ये कार्बन। अब दोनों साइड अब आप देखो आपके पास कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सो आप देखो 3 ही कार्बन है, तो एक कार्बन तो हमने यहाँ पर यूज कर ली, और 2 कार्बन हमारी ये हो गई। ठीक है, सो ओवरऑल हमारे पास 3 कार्बन एटम्स हो गए, और हमने कीटोन के दोनों साइड पे क्या देखा कि एक अल्काइल अल्काइल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट रहेगा। लेकिन अल्डिहाइड के केस में एक हाइड्रोजन होता है, ये फिक्स्ड है कि यहाँ पर हाइड्रोजन ही होगा, बिकॉज इसके फंक्शनल ग्रुप में क्या आ रहा है, CHO। ठीक है, और एक जगह आपका प्रेजेंट रहेगा अल्काइल ग्रुप। ठीक है, सो यहाँ पर भी अगर आप देखो कीटोन में, यहाँ पर आपका दोनों साइड जो है कार्बन होगी। ठीक है, दोनों साइड आपकी कार्बन होगी, और इस टाइप से आपका ये कीटोन दिखेगा। सो अगर हम बात करें इसके नेम की, ठीक है, तो इसका आयुपैक नेम अगर हम देखें, सो देखो फिर से वही बात कि आपके पास 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आप प्रॉप यूज करोगे, प्रॉप। अब जो कीटोन है, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, बेसिकली सफिक्स में ओन लगाते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट है ये ओन। ठीक है, तो आप इसके सफिक्स में क्या लगाओगे, प्रोपेनोन। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास इसका नेम हो जाएगा प्रोपेनोन। सो यहाँ से अगर हम अल्डिहाइड की बात करें, सो यहाँ से हमने इसका फर्स्ट के 2 लेटर्स लिए थे सफिक्स में AL। देखो यहाँ पर हमने सफिक्स में इसके जब नेमिंग कर रहे थे तो फर्स्ट के 2 लेटर्स लिए थे, और कीटोन में हम लेंगे इसके लास्ट के 3 लेटर्स ओन। ठीक है, सो ये आपके पास बन गया कीटोन, और कौन सा कीटोन है, ये प्रोपेनोन है। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास प्रोपेनोन। सो हमें यही बताना था कि इनके स्ट्रक्चर्स और इनके नेमिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है स्टेट द रिलेशन बिटवीन द टू इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। सो हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है। ठीक है, सो ये क्या है, अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, तो अगर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ऐसे हमारे पास आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं, बेसिकली इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर आपके पास सेम रहेगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन।
सो इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो आप देख सकते हो इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो ये हो गया आपके पास आइसोमर्स, ठीक है। सो ये वन और जो टू है इनके बीच में आपको रिलेशन बताना था। सो वन एंड टू आर आइसोमर्स बिकॉज दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, बट देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग प्रेजेंट है। अभी कौन से आइसोमर्स हैं ये भी आप देख लो। देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है ना, एक जो फर्स्ट वाला है यहाँ पर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और सेकंड वाले केस में हमारे पास कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। और एक तो हमने बता दिया कि आइसोमर्स है, सेकंड आप बता सकते हो ये कौन से आइसोमर्स है। सो ये आइसोमर्स है हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। सो ये हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स है बिकॉज यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो डिफरेंट है, ठीक है। जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप लगा है दोनों स्ट्रक्चर्स में, फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो इसको हम बोल देते हैं ये है हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। सो ये तो बात थी आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर टू अगर हम देखें, व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले यही देख देख लेते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं बेसिकली। सो देखो, हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के चैप्टर में देखा था आयनिक कंपाउंड, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर में हमने क्या देखा था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने देखा था आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा था आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। अब ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स है, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है एक तो ये देखेंगे, और कोवलेंट कंपाउंड्स होते कैसे हैं, मींस बनते कैसे हैं। देखो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जैसे अगर हम NaCl की बात करें, और यहाँ हम कोवलेंट कंपाउंड्स भी देख लेते हैं साइड बाय साइड, ठीक है। सो अगर हम पहले कोवलेंट कंपाउंड्स को देखें, सो कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे कैसे बनते हैं, ये बनते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। सो ये कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास CH4 है, ठीक है। ये CH4 क्या है, एक कोवलेंट कंपाउंड है बिकॉज इसमें क्या है, यहाँ अगर आप देखो इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें कुछ इस टाइप से होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये CH4 का, और ये कैसा है यहाँ पर बोन्स अगर आप देखो, ये जो CH बोन्स है, ठीक है, ये बोन्स कैसे हैं बेसिकली आपके CH बोन्स, या अगर आपके पास CC बोन्स होते हैं इस टाइप से। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इथेन है, तो अगर आपके पास ये बॉन्ड हो गया, सो ये सारे हमारे बोन्स कैसे हैं, कोवलेंट। ये बोन्स कैसे हैं, कोवलेंट बोन्स है। अब ऐसे ही अगर आप NaCl की बात करो, सो यहाँ NaCl में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आयनिक बॉन्ड रहता है। अब और क्या डिफरेंस है, देखो पहले तो हमने देख लिया कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स दैट कंटेन कोवलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब कोवलेंट कंपाउंड जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये बनता कैसे है, तो पहले तो हमने देख लिया कि कोवलेंट कंपाउंड्स में रहते हैं हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स। अब ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, सो कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली फॉर्म होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास कैसे होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कार्बन आया और एक हाइड्रोजन आया, तो अब ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कैसा बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा और एक एक हाइड्रोजन के पास है। अब देखो कार्बन के पास होते हैं ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, सो कार्बन के पास रहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो देखो अब ये एक हाइड्रोजन आया है, इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। सो ये बॉन्ड कैसे बनेगा,
सो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आया। ठीक है, तब जाके ये म्यूचुअल शेयरिंग से जो है ये बॉन्ड बना। ठीक है, सो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है ये कैसा बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने देखा कि शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम। तो एटम्स के बीच में, जैसे एक कार्बन एटम है और एक हाइड्रोजन एटम है, तो इन दोनों एटम्स के बीच में शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। आप देखो ऐसे ही अगर आपके पास और भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो और हाइड्रोजन क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर यहाँ पर एक सी एच बॉन्ड बन जाएगा। इसी टाइप से एक हाइड्रोजन और आएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, और इसी टाइप से हाइड्रोजन एक और आएगा, सो यहाँ पर भी एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। सो अब आप देख सकते हो। ठीक है, सो कार्बन के पास थे ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसका है, ये क्रॉस वाला, ये इलेक्ट्रॉन है हमारा हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, सो ये रहता है आपका CH4 इस टाइप से। तो यहाँ हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम डोनेट कर रहा है और एक जो है कार्बन एटम, तो दोनों जो है शेयर कर रहे हैं आपस में। ठीक है, सो ऐसे बनता है हमारे पास ये कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो अगर हम आयनिक का बॉन्ड की बात करें, ये आयनिक बॉन्ड हमने कैसे देखा था, हमने देखा था कि NaCl में ये जो आयनिक बॉन्ड है ये कैसे बनता है। देखो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास क्या रहता है, सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो ये सोडियम हमारे पास Na+ में बन जाएगा। तो यहाँ देखो Na+ है, और ये जो Cl है ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ये इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो अब आप देख सकते हो। सो यहाँ से बेसिकली जो एक एटम है सोडियम, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और जो Cl है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सो बेसिकली एक लूज करेगा दूसरा गेन करेगा। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे एटम पर। जो Na था उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया या दे दिया, ट्रांसफर हो गया, कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया Cl के पास। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी अभी हम देख रहे थे, सो यहाँ पर बेसिकली शेयरिंग हो रही है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा था हमारे पास, और आयनिक कंपाउंड्स में बनता है आयनिक बॉन्ड। सो यहाँ हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड बनता है बेसिकली कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, ये कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पर शेयरिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। अब जरा क्वेश्चन पर आओ, यहाँ पर है हमारे पास व्हाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स। सो हमने ये भी देख लिया कि ये कैसे जो है डिफरेंट है आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स, बिकॉज कोवलेंट कंपाउंड्स में होता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो यहाँ अगर आप देखो, ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स है यहाँ पर रहता है कोवलेंट बॉन्ड, और आयनिक कंपाउंड्स में रहता है आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, सो ये तो डिफरेंस हो गया इनका। नेक्स्ट बोला है लिस्ट देयर 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो यहाँ पर हमें बतानी है इनकी 3 प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो सबसे फर्स्ट, ठीक है, अब देखो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड से कंपेयर करते चलेंगे हम। देखो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखा था, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है आयनिक कंपाउंड्स में वो काफी ज्यादा रहता है। अब ऐसा क्यों रहता है, देखो जो आपका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, बोन्स पे। ठीक है, आयनिक, अब देखो अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो वहां पर रहते हैं हमारे पास आयनिक बॉन्ड। सो ये हम किसके लिए देख रहे हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए।
ठीक है। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम देख रहे हैं बोन्स को। ठीक है, अब देखो अगर आपके बोन्स बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, और उसमें फॉर एग्जांपल आपके पास एक CH4 है और एक NaCl है। अब जरा देखो, ये NaCl आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर अब बॉन्ड कैसा होगा, यहाँ अगर आप देखो आयनिक बॉन्ड होगा। और ये जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, ये कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है ना। ठीक है, तो ये बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रोंग होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, Ne+Cl-। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहे हैं आप देखो। तो यहाँ पर बेसिकली रहते हैं हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। और कौन से फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये जो आयंस है इनके बीच में कैसा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये कैसा होता है? काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप कह सकते हो ये जो आयंस है इनके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं। ठीक है, सो अब ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है मीन्स, अगर ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है इट मीन्स कि इसका जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो काफी ज्यादा होगा। ठीक है, काफी ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और इन बोन्स को ब्रेक करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, सो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई है। अब ऐसे अगर हम CH4 की बात करें, CH4 में रहते हैं वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, CH4 या अगर आपके पास कोई भी कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी अगर आपके पास कोवलेंट कंपाउंड है, तो उस केस में रहते हैं आपके पास वंडरवॉल फोर्सेस। अब ये जो वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं ये काफी वीक होते हैं। ठीक है, अब ये वंडरवॉल फोर्सेस कैसे होते हैं? काफी वीक फोर्स होते हैं। सो इट मीन्स अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो काफी कम हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर फोर्सेस कैसे हैं? बहुत ही वीक है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी कम रहने वाला है। तो आप ये फर्स्ट इसकी जो करेक्टरिस्टिक है या मेंशन कर सकते हो कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, दीज कंपाउंड्स शो शो लो मेल्टिंग पॉइंट्स, शो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज, अब क्यों शो करते हैं? बिकॉज द फोर्सेस आर वीक। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर फोर्सेस जो होते हैं काफी वीक होते हैं। और कौन से फोर्सेस होते हैं? वंडरबॉल फोर्सेस। ठीक है, बिकॉज द फोर्सेस बिटवीन देम आर वेरी वीक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे CH4 है, तो एटम्स के बीच में जैसे C और H हो गया, इन एटम्स के बीच में जो फोर्स होता है, ठीक है, वो काफी वीक होता है। तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी वीक। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी वीक। ठीक है, सो ये थी आपकी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक। सो सेकंड अगर हम बात करें, तो सेकंड हम क्या देख सकते हैं? अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी देखें, ठीक है, अगर आप सॉल्युबिलिटी देखो कोवलेंट कंपाउंड की और आयनिक कंपाउंड की, सो देखो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स कैसे हैं? पोलर है। ठीक है, सो ये पोलर होते हैं। अब जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये होते हैं नॉन पोलर। ठीक है, सो आयनिक कंपाउंड्स पोलर होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं। अब देखो अगर कोवलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं, तो इट मीन्स ये किस में सॉल्यूबल होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होंगे ना। ठीक है, सो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आपके हो गए। जैसे अगर आपके पास कोई नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो ये उसमें इजीली जो है डिसॉल्व हो सकते हैं। बिकॉज हमें क्या पता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सो यहाँ पर आप देखो ये जो नॉन पोलर है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाके सॉल्यूबल होंगे। और जो पोलर वाले हैं, जैसे अगर आप इन पोलर कंपाउंड्स को देखो NaCl को, तो ये किसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा? पोलर सॉल्वेंट्स में। जैसे आपके पास वाटर हो गया, ठीक है, तो ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा बिकॉज वाटर हमारे पास कैसा है? पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है,
सो नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या सीखा कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो किसमें सॉल्यूबल है। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा सॉल्युबिलिटी का। सो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, सो यहाँ आप लिख सकते हो कि compounds these compounds are soluble in organic solvents। ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, सो दीज कंपाउंड्स आर soluble इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट आप यहाँ लिख सकते हो लेस soluble इन वाटर। तो वाटर में ये कम soluble होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो है ज्यादा soluble होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी सेकेंड करेक्टरिस्टिक। सो अगर हम थर्ड करेक्टरिस्टिक की बात करें, तो थर्ड करेक्टरिस्टिक आप बता सकते हो कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो दीज कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो देखो, जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ हमने क्वेश्चन डिस्कस भी किया था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, सो आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली डिपेंड करती है कि आयंस के ऊपर। ठीक है, आयंस जितने ज्यादा होंगे, ठीक है, सो वो उतना ही अच्छा जो है कंडक्टर होगा। ठीक है, उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। अब इस टाइप से अगर हम देखें कोवलेंट कंपाउंड्स में, यहाँ तो कोई आयंस नहीं है। ठीक है, जैसे CH4 देखो, यहाँ पर कोई आयंस है? ठीक है, सो यहाँ पर कोई आयंस ही नहीं है, तो इट मीन्स दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, वहां पर आयंस होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई आयंस नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ये थी करेक्टरिस्टिक आपकी कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, सो ठीक है, सो आपसे यही पूछा था कि लिस्ट देयर थ्री करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।